वेरी गुड इवनिंग। आप सबका ग्लोबल स्टडी इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। और आज से हम पॉलिटी की क्लास को स्टार्ट करने चल रहे हैं और आज से कंटिन्यूअसली आपको पॉलिटी क्लास 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप सिस्टमेटिक तरीके से क्लासें मिलती रहेंगी। ठीक है, तो आज हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं, पॉलिटी की पहली क्लास है और पहली क्लास में हम पढ़ाने चल रहे हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियां। क्या पढ़ाने चल रहे हैं भैया? भारतीय संविधान की अनुसूचियां। भारतीय संविधान की अनुसूचियां, यही टॉपिक है आज का। इसको इंग्लिश में बोलेंगे शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंग्लिश में भी लिख लेंगे SHEDULE, शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यही आज का टॉपिक है। इसी के बारे में आज बात करेंगे, भारतीय संविधान की अनुसूचियां। ठीक है, इसी टॉपिक पे आज हम बात करने चल रहे हैं, भारतीय संविधान की अनुसूचियां। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन इस टॉपिक से परीक्षाओं में आता है ना, वो आता है पहला क्वेश्चन, मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? पहला प्रश्न यही से बनता है पेपर में, अनुसूचियों की संख्या कितनी थी मूल संविधान में? तो आप क्या बताओगे, मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? तो मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या थी 8। मूल संविधान का मतलब 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ ना, जब तक एक भी संशोधन ना हुआ भारतीय संविधान में, उसके पहले का जो संविधान था उसी को हम बोलेंगे मूल संविधान। मतलब संविधान लागू होने के समय का संविधान मूल संविधान कहलाता था। तो जब भारत में 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया, तो उस समय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। और अभी जो वर्तमान का संविधान है, वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में कितनी अनुसूचियां अगर पेपर में पूछे तो क्या बताओगे आप? वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में? ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। तो वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या है कितनी? वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या है 12। तो मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या थी 8 और वर्तमान के संविधान में अनुसूचियों की संख्या है 12। 8 जोड़ी गई, कितनी जोड़ी गई? प्लस 8 अनुसूचियां जोड़ी गई, सॉरी 4 अनुसूचियां जोड़ी गई, तो 8 4 12 अनुसूचियां हो गई हैं। इसमें भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, मूल संविधान में 8 थी, 4 जोड़ी गई। पॉइंट क्लियर हो गया मेरे ख्याल से सबकी। 4 अनुसूचियां जोड़ी गई, जैसी बात है संविधान में जोड़ी गई है, ठीक है, तो इसको संविधान में संशोधन करके जोड़ी गई होगी। तो कौन सी अनुसूची 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं जोड़ी गई? तो कौन सी अनुसूची किस संविधान संशोधन के माध्यम से और किस वर्ष में जोड़ी गई, हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो ये जो संविधान की अनुसूचियां टॉपिक आज आप पढ़ने चल रहे हैं ना, ये संविधान की अनुसूचियों वाला टॉपिक 2 पार्ट में होगा। आज हम इसके पार्ट 1 के बारे में बात करेंगे। ये आज का जो पढ़ेंगे ये पार्ट 1 है और पार्ट 1 में हम अनुसूची 1 से लेकर 6 तक बात करेंगे पहले पार्ट में, और कल 7 से लेकर 12 तक अनुसूचियों के बारे में बात करेंगे। तो ये तो बेसिक सा एक कॉन्सेप्ट हुआ जिसको आपको जानना बहुत जरूरी है। एक बार मैं फिर से बोल दे रहा हूं, मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या थी 8 और वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12 है। 4 अनुसूचियां अलग अलग संविधान संशोधन के माध्यम से अलग अलग साल में जोड़ी गई और उन चारों अनुसूचियों में अलग अलग चीजों का प्रावधान भी किया गया, अलग अलग चीजें जोड़ी गई है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो आज हम बात करने चल रहे हैं पहली अनुसूची में। तो पहली अनुसूची के बारे में बात करने चल रहे हैं। आप लोग इसको कायदे से नोट डाउन करते रहिएगा, सारी चीजें लिखते रहिएगा। चलिए ठीक है, तो अब हम बात करने चल रहे हैं प्रथम अनुसूची पर, भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची। तो पेपर में प्रश्न ऐसे आएगा, भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में किस चीज का उल्लेख है? ठीक है, तो भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में किस चीज का उल्लेख है? तो आप शॉर्टकट में बताएंगे, भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में भारत के राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है। भारत के राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है। ये बड़ा शॉर्टकट में मैंने लिख दिया, बहुत कम वर्ड में लिख दिया है, लेकिन आप वर्ड जो मैंने लिखा है इसके महत्व को समझेंगे तो आपको एग्जैक्टली इसकी डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। मैंने क्या बोला, अगर आपसे किसी ने पूछा या किसी एग्जाम में आया कि भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में किस चीज का उल्लेख है, तो आप बताएंगे पहली अनुसूची में भारत के राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है।
तो यहाँ से आप लोग ये प्रश्न पूछ सकते हैं, सर हमने तो अलग अलग किताबों में अलग अलग चैनलों के माध्यम से ये पढ़ा है कि भारतीय संविधान की जो प्रथम अनुसूची में उल्लेख है बहुत बड़ा लिखा गया है। मैंने क्या बहुत शॉर्टकट में लिखा है, आप इतना खाली याद करके रखें कि भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में भारत के राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है। किस चीज का उल्लेख है? भारत के राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है। अब अगर आपको सटीक तरीके से बहुत कम टाइम में शॉर्टकट में पहली अनुसूची अगर पढ़नी पड़ेगी या समझनी पड़ेगी तो आप कैसे समझेंगे इसको, जरा ध्यान से सुनिएगा। तो पहली अनुसूची को आपको समझने के लिए एक अनुच्छेद आपको समझना पड़ेगा। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1, कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 1, पहला अनुच्छेद पढ़ना पड़ेगा। तो भारतीय संविधान का पहला अनुच्छेद क्या कहता है? तो भारतीय संविधान का पहला अनुच्छेद कहता है कि भारत, क्या कहता है पहला अनुच्छेद? भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ होगा। पेपर में प्रश्न पूछेगा भारतीय संविधान के पहले अनुच्छेद में किस चीज का उल्लेख है, तो आप बताएंगे पहले अनुच्छेद में उल्लेख है कि भारत अर्थात इंडिया एक राज्यों का संघ होगा। पॉइंट इतना क्लियर हो गया, राज्यों का संघ होगा, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। अब ये राज्यों का संघ होगा, इससे क्या मतलब हुआ? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अब ये राज्य कितने प्रकार होंगे? तो राज्य आपको पता होगा 2 प्रकार के, एक घटक राज्य, दूसरा संघ शासित प्रदेश। तो यहाँ पे क्या लिखा है? अनुच्छेद 1 में क्या लिखा है? अब आप कहोगे, आप सब लोग ये कहोगे सर जी आप तो अनुसूचियां पढ़ा रहे थे, अनुच्छेद कहाँ बताने में? तो आप जब प्रथम अनुसूची पढ़ रहे हैं ना, तो जो प्रथम अनुसूची है उसमें किस चीज का उल्लेख है उसी चीज को एग्जैक्टली क्लैरिफाई करता है अनुच्छेद 1। फिर से मैं बोल रहा हूं, प्रथम अनुसूची में जिस चीज का उल्लेख है उसी चीज को एग्जैक्टली क्लैरिफाई करता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, राज्यों का संघ होगा। कौन? भारत अर्थात इंडिया। अब भारत में क्या क्या चीजें शामिल होगी? इस राज्य के संघ में क्या क्या चीजें शामिल होंगी? तो भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, तो भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या शामिल होंगे? तो जो भारत के राज्य क्षेत्र है इसमें क्या क्या चीजें शामिल होंगी? यही राज्य क्षेत्र से भारत अर्थात इंडिया बनता है ना, तो भारत के राज्य क्षेत्र में क्या क्या चीजें शामिल होंगी? एक तो राज्य शामिल होंगे, राज्य शामिल होंगे, और दूसरा क्या शामिल होंगे? दूसरा संघ शासित प्रदेश शामिल होंगे। क्या शामिल होंगे? संघ शासित प्रदेश शामिल होंगे। फिर से इसको लिख दे रहा हूं, थोड़ा सा यहाँ पे लिखने में दिक्कत हो जा रही है। तो राज्य शामिल होंगे और क्या शामिल होंगे? संघ शासित प्रदेश शामिल होंगे। इसमें संघ शासित प्रदेश शामिल होंगे। अब आपको ये पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद बताता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। अब भारत अर्थात इंडिया में क्या क्या चीजें शामिल होगी, यानी भारत के राज्य क्षेत्र में क्या क्या चीजें होंगी? तो राज्य होगा, संघ शासित प्रदेश, संघ शासित प्रदेश का मतलब यूटी, यूनियन टेरिटरी, मतलब केंद्र शासित प्रदेश भी इसको बोल सकते हो और संघ शासित प्रदेश भी इसको बोल सकते हो। इसका मतलब भारत अर्थात इंडिया का निर्माण किससे होगा? राज्य से होगा। और राज्य क्षेत्र में क्या क्या चीजें शामिल होंगी? तो भारत के राज्य शामिल होंगे और केंद्र शासित प्रदेश शामिल होंगे। अब आपको पता होगा वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28। और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 8। कितने यूटी है? 8। और घटक राज्य कितने हैं? 28। मतलब भारत अर्थात इंडिया का निर्माण राज्य से होगा, मतलब राज्यों का एक संघ होगा। अब राज्य कितने प्रकार के होंगे, यानी राज्य क्षेत्र में कितने चीज शामिल होंगे? 2 चीजें शामिल होंगी, एक तो राज्य शामिल होगा, दूसरा संघ शासित प्रदेश यानी केंद्र शासित प्रदेश शामिल होंगे। तो राज्य की वर्तमान संख्या कितनी है? 28 है, और संघ शासित प्रदेशों की वर्तमान संख्या कितनी है? 8 है। मतलब इन्हीं 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य से मिलकर के भारत का राज्य क्षेत्र बनता है। क्या बनता है? भारत का राज्य क्षेत्र बनता है। और इसी भारत के राज्य क्षेत्र का उल्लेख भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले बोल दिया था जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 है ना, अनुच्छेद 1 एग्जैक्टली एक्सप्लेन करता है प्रथम अनुसूची को। प्रथम फिर से एक बार बोल दे रहा हूं, अनुच्छेद 1 में किस चीज का उल्लेख है? तो आपने पढ़ा अनुच्छेद 1 में इस चीज का उल्लेख है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। और भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या चीजें आएंगी? एक तो राज्य आएगा और दूसरा संघ शासित प्रदेश यानी केंद्र शासित प्रदेश आएंगे। राज्यों की संख्या 28 और संघ शासित प्रदेशों की संख्या 8, तो 28 और 36
राज्य मिलकर के भारत का राज्य क्षेत्र बनता है और उसी भारत के राज्य क्षेत्र का उल्लेख है भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में। अब जरा सा मैं इसमें, अब आपको एग्जैक्टली एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब जो मैंने शॉर्टकट में लिखा था कि प्रथम अनुसूची में भारत के राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है ना, तो प्रथम अनुसूची में जो भारत के राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है वही है भारत के राज्य क्षेत्र जो पहले अनुच्छेद में लिखा गया है। तो सुनो ध्यान से, तो प्रथम अनुसूची में भारत के राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि प्रथम अनुसूची में 28 भारत के घटक राज्य प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश, यही तो मिलकर भारत का राज्य क्षेत्र बनता है ना, ये भारत का राज्य क्षेत्र। और इसी 28 घटक राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश जो भारत का राज्य क्षेत्र बनता है, इन्हीं सब राज्यों का उल्लेख, इन्हीं सब राज्यों की एक सूची भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में लिखा गया है। इसीलिए मैंने इसको शॉर्टकट में लिखा था कि भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में भारत के राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। ठीक है, अब इतना पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब आप जरा दिमाग, आप एक चीज बताइए मुझे, सब लोग इसको एग्जैक्टली आप मुझे एक्सप्लेन बताने का प्रयास करेंगे। पॉइंट ये है कि अभी वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 7 हैं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि 31 अक्टूबर 2019 तक, 31 अक्टूबर 2019 तक भारत में जो राज्य थे उनकी संख्या कितनी थी? तो भारत में राज्यों की संख्या कितनी थी? 29। कितने राज्य थे? 29। और जो केंद्र शासित प्रदेश थे इनकी संख्या कितनी थी? 7। ठीक है, इतने पॉइंट क्लियर हो गए ना। केंद्र 31 अक्टूबर 2019 तक भारत में राज्यों की संख्या थी 29 और केंद्र शासित प्रदेशों यानी संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितनी थी? 7 थी। तो क्या हुआ कि 31 अक्टूबर 2019 को भारत के उस टाइम के गृह मंत्री और वर्तमान में गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने, उन्होंने एक बिल पेश किया लोकसभा में और राज्यसभा में, वहां से पारित भी करा लिया। तो 31 अक्टूबर 2019 को आपको पता होगा कि भारत का जो एक राज्य था जम्मू कश्मीर, कौन सा राज्य भैया? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को पहले ये घटक राज्य था, तो 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, 2 घटक, और दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। एक प्रदेश बना कौन सा? जम्मू कश्मीर, एक संघ शासित प्रदेश बन गया, और दूसरा कौन सा बना? लद्दाख बना। दूसरा कौन सा बना? लद्दाख बना। मतलब ध्यान से समझिएगा, 31 अक्टूबर 2019 तक भारत में जो घटक राज्य थे वो 29 थे और इन 29 में जम्मू कश्मीर भी शामिल था, और जो केंद्र शासित प्रदेश थे कितने थे? 7 थे। इतना आपको नोटिस करना बहुत जरूरी है, इतना जानना बहुत जरूरी है। तो क्या हुआ कि 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, और जम्मू कश्मीर जो एक घटक राज्य था, घटक राज्य का दर्जा इसको समाप्त कर दिया गया और इसको एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में मान्यता दे दी गई। न सिर्फ केंद्र शासित प्रदेश के रूप में मान्यता दी गई, बल्कि जम्मू कश्मीर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक केंद्र शासित प्रदेश बना जम्मू कश्मीर और दूसरा बना लद्दाख। तो क्या किया गया भैया? 31 अक्टूबर 2029 को जम्मू कश्मीर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। तो भारत में फिर कितने राज्य हो गए? तो भारत में 29 राज्य थे, एक माइनस हो गया, तो कितने राज्य बच गए? 28 बच गए। पॉइंट क्लियर हो गया। और केंद्र शासित प्रदेश कितने थे? उसमें 7 थे, 2 नए बन गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो कितने केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे उस समय? 7 प्लस 2 9। कितने हो गए थे? 9 हो गए थे। अब इतना पॉइंट क्लियर हो गया होगा। फिर उसके बाद क्या हुआ? दिसंबर 2019 में ही जो भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था, जिसका नाम था, 2 थे प्रदेश, दादर नगर हवेली एक प्रदेश था, आपको पता होगा, एक यूटी था, एक केंद्र शासित प्रदेश था, और दूसरा था दमन एवं दीव। दमन एवं दीव, ये दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, आपको पता होगा। ठीक है, तो क्या किया गया? दिसंबर 2019 में दादर नगर हवेली और दमन दीव दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को आपस में मर्ज कर दिया गया और एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो 9 थे, फिर 9 में से एक क्या हो गया? माइनस हो गया, तो बचे कितने? 8। तो यही वाला वर्तमान का कॉन्सेप्ट है। वर्तमान में भारत में कितने घटक राज्य हैं? 28, और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। इन्हीं 28 घटक राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर बनता है भारत का राज्य क्षेत्र, और इसी भारत के राज्य क्षेत्र का उल्लेख भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में है। तो ये थी भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची? प्रथम अनुसूची। मुझे लगता है अब सबके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो अब आप जब याद करेंगे भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची, तो कितने याद करेंगे? तो आप इतना खाली शॉर्टकट में याद करेंगे कि भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में भारत के राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है। और वर्तमान में राज्य क्षेत्र कैसे बनता है? वर्तमान में राज्य क्षेत्र 28 घटक राज्यों से
28 घटक राज्यों से प्लस 8 संघ शासित प्रदेशों से मिलकर बनता है। इन 28 घटक राज्यों का उल्लेख और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में है। अब यहां से एक आप एग्जाम पॉइंट याद करेंगे इसी प्रथम अनुसूची में, थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले रहा हूं इसमें, बट सारी चीजें आप एग्जैक्टली पढ़ते रहेंगे पॉइंट टू पॉइंट, तब एग्जाम क्वालिफाई करने में आसानी हो जाएगी आपके लिए। एक चीज और याद करेंगे आप पहली अनुसूची में, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर भारत में नए राज्यों की स्थापना हो रही है, नए राज्यों की, अभी बताया ना कि जम्मू कश्मीर को घटक राज्यों की श्रेणी से हटा करके केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और 2 बनाए गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अगर नए राज्यों की स्थापना हो रही है, भारत नए राज्यों की स्थापना हो रही है या पुराने राज्यों का विघटन किया जा रहा है, समापन हो रहा है, तो नए राज्यों की स्थापना या विघटन और अथवा संघ शासित प्रदेशों की स्थापना अथवा विघटन, संघ शासित प्रदेशों की स्थापना की जा रही है या संघ शासित प्रदेशों को समाप्त किया जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा, या विघटन किया जा रहा है। अगर पेपर में कभी प्रश्न है, अगर भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत यानी भारत के संघ में नए राज्यों की स्थापना की जा रही है या किसी पुराने राज्य को क्या किया जा रहा है, विघटन किया जा रहा है, समाप्त किया जा रहा है, अथवा किसी नए संघ शासित प्रदेश की स्थापना की जा रही है अथवा किसी पुराने संघ शासित प्रदेश का विघटन किया जा रहा है, और पूछे इन सब चीजों का प्रभाव भारतीय संविधान की किस अनुसूची पे पड़ेगी, अगर ऐसा कोई प्रश्न है तो आप हमेशा बताना इन सब चीजों का प्रभाव भारतीय संविधान की फर्स्ट शेड्यूल पर पड़ेगा, पहली अनुसूची पर पड़ेगा। यह प्रश्न आप हमेशा के लिए याद करके रखेंगे। अब क्यों पड़ेगा, कैसे पड़ेगा, मैंने इसको एग्जैक्टली अभी कुछ देर पहले एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, कि 2019 में 31 अक्टूबर को क्या किया गया, जम्मू कश्मीर को राज्य की श्रेणी से हटा दिया गया और उसको केंद्र शासित प्रदेश के रूप में मान्यता दी गई। तो किसमें परिवर्तन हुआ, भारत के राज्य क्षेत्र में परिवर्तन हुआ ना, तो इसका प्रभाव कहां पर पड़ेगा, भारत के राज्य क्षेत्र में पड़ा। भारत के राज्य क्षेत्र पर अगर प्रभाव पड़ा, इसका मतलब कौन सी अनुसूची में पड़ा, प्रथम अनुसूची में पड़ा। इसीलिए आप इसको एग्जैक्टली याद करेंगे। अगर कहा जाए नए राज्यों की स्थापना अगर भारतीय राज्य क्षेत्र में करनी है या किसी पुराने राज्य को समाप्त करना है अथवा संघ शासित प्रदेशों की स्थापना करनी है या किसी पुराने संघ शासित प्रदेश का विघटन करना है, समाप्त करना है, अगर पूछे उनका प्रभाव किस अनुसूची पे पड़ेगा, तो उनका प्रभाव हमेशा किस अनुसूची पे पड़ेगा भैया, प्रथम अनुसूची पे पड़ेगा। तो ये थी भारतीय संविधान की पहली अनुसूची। मेरे ख्याल से सबके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, तो आज से आप ऐसे याद करने का प्रयास करेंगे। अगर किसी ने पूछा भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में किस चीज का उल्लेख है, तो आप बता देना भारत के राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है। तो ये थी भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची। इतना पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चले अब अगर पूछे कि भारतीय संविधान की सेकंड, अब भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची के बारे में बात करने चल रहे हैं। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची के बारे में बात करने चल रहे हैं। सेकेंड शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरी अनुसूची के बारे में बात करने चल रहे हैं। आज वाले वीडियो में सिर्फ हम बात करेंगे भारतीय संविधान की अनुसूची 1 से लेकर के 6 तक। ज्यादा बड़ी क्लासें ना हो, इसी को मैनेज करने के प्रयास में इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ाएंगे, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में किस चीज का उल्लेख है, तो आप क्या बताओगे, तो दूसरी अनुसूची में किस चीज का उल्लेख है, आप ऐसे लिखेंगे संवैधानिक, क्या याद करेंगे भैया, संवैधानिक पदाधिकारियों या पदों को बोल सकते हो, पदाधिकारियों, शॉर्टकट में याद करेंगे इसको। संवैधानिक पदाधिकारियों मतलब ऐसे पदाधिकारी, ऐसे इंडियन ऑफिशियल जिनका उल्लेख संविधान के किसी न किसी अनुच्छेद में हो, उसको हम क्या बोलेंगे, संवैधानिक पदाधिकारियों। तो संवैधानिक पदाधिकारियों को दिए जाने वाले वेतन, भत्ते एवं पेंशन का उल्लेख दूसरी अनुसूची में है। इतना आप शॉर्टकट में याद करेंगे, बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने आपसे प्रश्न पूछा कि भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में किस चीज का उल्लेख है, तो आप बता देना हमेशा कि दूसरी अनुसूची में संवैधानिक पदाधिकारियों को दिए जाने वाले वेतन, भत्ते एवं पेंशन का उल्लेख है। ये तो शॉर्टकट में याद कर लेंगे। अब आपको यह पता होना चाहिए कौन कौन से पदाधिकारी संवैधानिक पदाधिकारी है। तो संवैधानिक पदाधिकारियों, उन सभी पदाधिकारियों को शामिल किया जाएगा जिनका उल्लेख भारतीय संविधान की किसी न किसी अनुच्छेद में है। तो कौन कौन से है इसमें, तो इसमें राष्ट्रपति हो जाएंगे,
कौन से पदाधिकारी होंगे जिनके वेतन और भत्तों का उल्लेख दूसरी अनुसूची में? तो राष्ट्रपति हो गया, भारत के उपराष्ट्रपति हो गए, मंत्री परिषद हो गया जिसमें प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री सबको मिलाकर के मंत्री परिषद बनता है, मंत्री परिषद हो गया, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष हो गए, लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष हो गए, ठीक है। राज्यसभा के, ध्यान दीजिएगा ये वाली लाइन, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति हो गए, ठीक है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी हो गए, कंट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल सीएजी हो गए, अथवा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एजीआई भारत के महान्यायवादी हो गए, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के न्यायाधीश हो गए, न्यायाधीश हो गए, राज्यों के राज्यपाल हो गए, राज्यों के राज्यपाल हो गए, राज्यों में जो विधानसभा होती है, विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष हो गए, विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष हो गए। ये सारे पदाधिकारी कैसे पदाधिकारी हैं? ये सारे पदाधिकारी भारतीय संविधान में उल्लिखित संवैधानिक पदाधिकारी हैं, और इन सभी तरह के पदाधिकारियों के जो वेतन दिए जाते हैं, उन वेतन एवं भत्तों का उल्लेख भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में है। इतना पॉइंट आप लोग अगर लिख पाए तो जल्दी से लिख लेंगे। अगर पेपर में पूछे भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में किस चीज का उल्लेख है, तो आप बता देना संवैधानिक पदाधिकारियों को दिए जाने वाले वेतन, भत्ते एवं पेंशन का उल्लेख है। कौन कौन से संवैधानिक पदाधिकारी? भारत के राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, मंत्री परिषद हो गए, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हो गए, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति हो गए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हो गए, भारत के महान्यायवादी हो गए, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के न्यायाधीश हो गए, राज्यों के राज्यपाल हो गए, और राज्यों की जो विधानसभा होती है उसके अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष हो गए। इन सारे पदाधिकारियों को जो वेतन एवं भत्ते दिए जाते हैं, उन वेतन और भत्तों का उल्लेख भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में है। इतने पॉइंट क्लियर हो गए। तो अब इसी में से थोड़े से कुछ आप एग्जाम पॉइंट लिखेंगे जो परीक्षाओं की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होता है, और ज्यादातर लोग इसको थोड़ा सा अवॉइड करते हैं बताने के लिए, ठीक है। इसको ध्यान से सुनिएगा। एग्जाम पॉइंट, कभी कभी परीक्षाओं में आपको एक अलग तरह का क्वेश्चन दिखेगा, 4 तरह के पदाधिकारी दिख जाएंगे। जैसे दे दिएगा पेपर में राष्ट्रपति, क्या दे दिया भैया पेपर में? जैसे पेपर में क्वेश्चन दे दिया, क्या दे दिया कि राष्ट्रपति, सीएजी, उपराष्ट्रपति तथा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। ये आपको मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूं, कभी कभी ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में आ जाते हैं। पेपर में पूछेगा इन चारों पदाधिकारियों में से किस पदाधिकारी के वेतन एवं भत्तों का उल्लेख भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में नहीं है। तो ऐसे प्रश्नों को थोड़ा सा, अगर आप ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में आए तो इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका यह है कि आप थोड़ा सा शेड्यूल को डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसका सही आंसर मिलेगा उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के वेतन एवं भत्तों का उल्लेख भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में नहीं है। अभी आप लोग कहोगे सर कि अभी आपने तो ये लिखा था ना कि भारतीय संघ के कितने पदाधिकारी हैं जिनके वेतन एवं भत्तों का उल्लेख दूसरी अनुसूची में, तो मैंने बहुत सारे लोगों के नाम लिखे थे, उसमें उपराष्ट्रपति का भी नाम लिखा था, अगर आपने नोटिस किया होगा तो लेकिन एग्जैक्टली आप जब इसको एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे तो उसमें उपराष्ट्रपति के वेतन एवं भत्तों का उल्लेख दूसरी अनुसूची में नहीं है। क्यों नहीं है? अब जरा मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि आपको पता होगा भारत के उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के लिए कोई वेतन नहीं मिलता। ध्यान दीजिएगा, भारत के उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का कोई वेतन नहीं मिलता। तो कैसा वेतन मिलता है उपराष्ट्रपति को? तो उपराष्ट्रपति जो होता है ना, वो राज्यसभा का, ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा का, भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। पदेन सभापति होता है। भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का क्या होता है? पदेन सभापति होता है।
तो उपराष्ट्रपति को भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची के अंतर्गत जो वेतन मिलता है वो उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं मिलते हैं, तो किस रूप में मिलते हैं? तो उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है दूसरी अनुसूची के अंतर्गत वो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करने के एवज में मिलता है। अब आपको सबको पता होना चाहिए कि भारत का जो उपराष्ट्रपति हुआ है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में जो वेतन मिलता है उन सब वेतनों का उल्लेख है भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में। एक तो आपको ये महत्वपूर्ण पॉइंट याद करना पड़ेगा दूसरी अनुसूची के बारे में, उपराष्ट्रपति के वेतन के बारे में याद करना पड़ेगा। दूसरा क्या याद करना पड़ेगा, अगर कभी पेपर में यह प्रश्न दिख जाए, कि जितने पदाधिकारी हैं, जितने मैंने अभी पदाधिकारियों के बारे में बात करा जो भारतीय संविधान में उल्लेखित है, संवैधानिक पदाधिकारी हैं, इन सारे पदाधिकारियों को जो दूसरी अनुसूची के अंतर्गत वेतन दिया जाता है, इस वेतन का अधिभार कहां पर पड़ेगा? मतलब इनको जो वेतन दिया जाता है वो वेतन कहां से दिया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये ध्यान देने वाली बात है। तो भारतीय संघ के और राज्य के जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं, इन सबको जो वेतन दिया जाता है उस वेतन का अधिभार, यानी इनको वेतन कहां से दिया जाता है? अगर ऐसा प्रश्न कभी परीक्षा में पूछे तो इनको दिए जाने वाले वेतन का अधिभार पड़ता है भारत की संचित निधि पर। ध्यान दीजिएगा, भारत की संचित निधि पर पड़ता है, भारत की संचित निधि पर पड़ता है, संचित निधि। ठीक है, मतलब भारतीय संवैधानिक पदाधिकारियों को वेतन दिया जाता है भारत की संचित निधि से। कहां से दिया? भारत की संचित निधि से दिया जाता है। समस्त पदाधिकारियों के वेतन का अधिभार पड़ेगा भारत की संचित निधि पर। और भारत की संचित निधि का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद, बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, बहुत बार परीक्षाओं में आया हुआ अलग अलग पेपर में। तो भारतीय ये संचित निधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में अगर पेपर में पूछे तो आप बता देना, संचित निधि का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 266 फर्स्ट में है। और इसी भारत की संचित निधि से ही भारत के समस्त पदाधिकारियों के वेतन और भत्तों को दिया जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसका मतलब ये भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची से संबंधित जितने सारे पॉइंट्स हैं ये क्लियर हो गया होगा। अगर कभी पेपर में पूछे दूसरी अनुसूची में किस पदाधिकारी के वेतन और भत्तों का उल्लेख नहीं है तो आप हमेशा बताएंगे उपराष्ट्रपति के वेतन और भत्तों का उल्लेख नहीं है, क्योंकि उपराष्ट्रपि को उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का कोई वेतन नहीं मिलता, बल्कि इनको जो वेतन मिलता है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने का वेतन मिलता है। ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद में बात करता हूं भारतीय संविधान की तीसरी शेड्यूल के बारे में। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची के बारे में बात करने चल रहा हूं। इस पर भी जरा आप गौर फरमाइएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अनुसूची है। तीसरी अनुसूची में किस चीज का उल्लेख है? अगर ऐसा प्रश्न परीक्षाओं में आए तो आप क्या बताएंगे? तो बता देना अभी, आप शॉर्टकट में याद करेंगे। तीसरी अनुसूची में संवैधानिक पदाधिकारियों के वही पदाधिकारी जिनकी अभी मैंने बात दूसरी अनुसूची में करी थी, संवैधानिक पदाधिकारियों के दूसरे सूची में किस चीज का उल्लेख? अगर ऐसा प्रश्न परीक्षा में पूछे तो आप क्या बताओगे? बताओ भैया। तो इसमें किस चीज का उल्लेख है मैं आपको बता दे रहा हूं। इसमें संवैधानिक पदाधिकारियों की शपथ के प्रारूप का उल्लेख है। शपथ के प्रारूप का उल्लेख है क्या? ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कैसे याद करेंगे इसको? अगर कभी पेपर में पूछे भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में किस चीज का उल्लेख है तो आप क्या बताओगे? तो भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में भारतीय संघ के या भारतीय राज्य के जितने सारे संवैधानिक पदाधिकारी हैं, जिसमें राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, लोकसभा का अध्यक्ष हो गया, उपाध्यक्ष हो गया, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हो गया, भारत का महान्यायवादी हो गया, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश हो गए, मतलब जितने सारे संवैधानिक पदाधिकारी हैं, इन संवैधानिक पदाधिकारियों के शपथ के प्रारूप का उल्लेख है। शपथ के प्रारूप का उल्लेख है, ध्यान दीजिएगा, शपथ का उल्लेख नहीं, एग्जैक्टली शपथ के प्रारूप का उल्लेख है। ठीक है, अब आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा यहाँ पर कि भारतीय जितने सारे संवैधानिक पदाधिकारी हैं इनकी जो शपथ है वो शपथ का जो प्रारूप है वो प्रारूप कितने प्रकार का होगा? मतलब जितने सारे संवैधानिक पदाधिकारी हैं वो कितने तरह की शपथ लेते हैं? तो ध्यान सुनिएगा, संवैधानिक पदाधिकारी हमेशा 3 तरह की शपथ लेते हैं। कितने तरह की शपथ लेते हैं? जितने सारे संवैधानिक पदाधिकारी हैं वो अलग अलग तीनों में से कोई किसी चीज की शपथ लेता है, कोई किसी चीज की शपथ लेता है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, भारत के जितने संवैधानिक पदाधिकारी हैं उनमें से कोई पदाधिकारी
संविधान की रक्षा की शपथ लेता है। कितने तरह के प्रारूप का उल्लेख है तीसरी अनुसूची में? 3 प्रारूप का। एक है संविधान की रक्षा की शपथ, दूसरी कौन सी तरह की शपथ है, यानी दूसरी शपथ का प्रारूप कौन सा है? तो संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं कुछ पदाधिकारी ऐसे हैं, और कुछ पदाधिकारी ऐसे हैं भारतीय संवैधानिक पदाधिकारी जो पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते हैं। पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते हैं। ये सारी चीजें आप एग्जैक्टली पढ़ते रहेंगे, ठीक है? इतना पॉइंट आप याद करके रखेंगे। अगर पेपर में ये प्रश्न पूछे कि जितने सारे संवैधानिक पदाधिकारी हैं जिनके शपथ के प्रारूप का उल्लेख तीसरी अनुसूची में है, तो कितनी तरह की शपथ के प्रारूप का उल्लेख तीसरी अनुसूची में है? तो आप इस तरह के प्रश्न का आप उत्तर बताएंगे 3। तो कौन कौन से तरह के प्रारूप है? तो कुछ पदाधिकारी ऐसे होते हैं जो संविधान की रक्षा की शपथ लेते हैं, कुछ पदाधिकारी ऐसे हैं जो संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं, और कुछ पदाधिकारी ऐसे हैं जो पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते हैं, ठीक है? इतने पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो लोकसभा के सांसद, आगे आप थोड़ा सा और बात कर लेता हूं, ठीक है? इसको इस अनुसूची को समाप्त करते हैं, ज्यादा लंबी क्लास नहीं होगी। अब बढ़ते हैं चौथी अनुसूची पर। किस अनुसूची पर भैया? चौथी अनुसूची पर। भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची के बारे में बात करते हैं। 4th शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची के बारे में बात करते हैं। इसमें किस चीज का उल्लेख है? तो चौथी अनुसूची में किस चीज का उल्लेख है, इसको शॉर्टकट में आप याद करेंगे। राज्यसभा के निर्वाचित होने वाले, राज्यसभा के क्या याद करेंगे शॉर्टकट में? राज्यसभा के निर्वाचित होने वाले, राज्यसभा के निर्वाचित होने वाले, क्या करेंगे? राज्यसभा के निर्वाचित होने वाले स्थानों के, राज्यसभा के निर्वाचित होने वाले स्थानों के आवंटन का उल्लेख है चौथी अनुसूची में। ध्यान दीजिएगा, अगर उल्लेख है चौथी अनुसूची में। कई लोग तो इस प्रश्न का आंसर ऐसे बताते हैं कि चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों के निर्धारण का उल्लेख है। अगर ऐसे आप बता रहे हो तो आप गलत बता रहे हो, क्योंकि चौथी अनुसूची में एग्जैक्टली क्या लिखा गया है? चौथी अनुसूची में यह लिखा गया है कि राज्यसभा के निर्वाचित होने वाले स्थानों का आवंटन का उल्लेख चौथी अनुसूची में। अब आपको यह सबको पता होना चाहिए कि राज्यसभा में वर्तमान में कितनी सीटें हैं भैया? राज्यसभा में वर्तमान में आपको पता होगा 245 सीटें हैं, 245 सीटें हैं। इन 245 सीटों में से आपको सबको यह पता होना चाहिए, इन 245 सीटों में से 12 सीटों पर 12 सदस्य कैसे होते हैं? राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। राष्ट्रपति द्वारा क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, सबको पता है ना। राष्ट्र द्वारा 12 सदस्य मनोनीत होते हैं राज्यसभा में, और बाकी बचे कितने? 233 स्थान, 233 सदस्य बचे। और इन 233 सदस्यों का क्या होता है? इन 233 सदस्यों का भैया होता है निर्वाचन। इन 233 सदस्यों का होता है चुनाव, निर्वाचन। तो अब देखो भैया, अब आपके सारे क्वेश्चन मेरे ख्याल से चौथी अनुसूची के क्लियर हो जाएंगे इसी में से। देखिए ध्यान से, राज्यसभा में इस समय 245 सीटें हैं। इन 245 सीटों में से 12 राज्यसभा के सदस्य का राष्ट्रपति के द्वारा क्या होता है? मनोनयन होता है, जो कि शिक्षा, कला, समाज सेवा के विशेषज्ञ वो बताइए आपको, इसके बारे में आगे बात करेंगे। और बचे 233 सदस्य क्या होता है? इनका निर्वाचन होता है। और यही 233 सदस्य भारत के 30 राज्यों में, कई राज्यों में? 30 राज्यों से। कितने राज्यों से? 30 राज्यों से। अब आप कहोगे सर ये 30 राज्य कौन कौन से हैं? तो 30 राज्य में से 28 घटक राज्य प्लस दिल्ली और पौंडीचेरी, जिन राज्यों में विधानसभा होती है ना, वही राज्यसभा की सीटें होती है ना। तो 30 राज्यों से राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, और इन 30 राज्यों से कितने सदस्य चुने जाते हैं? 233। तो पेपर में क्या प्रश्न पूछेगा? क्या राज्यसभा की सभी 245 सीटों के आवंटन का उल्लेख चौथी अनुसूची में है? तो आप बताएंगे नहीं, यह गलत है। तो अगर पेपर पूछे राज्यसभा की 245 सीटों में से कुल कितनी सीटों के स्थानों के निर्धारण का उल्लेख
चौथी अनुसूची में, तो आप बताएंगे दूसरी 233 सदस्यों के निर्वाचन का उल्लेख है किस अनुसूची में, चौथी अनुसूची में। ये जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत 12 सदस्य होते हैं ना राज्यसभा में, इनके स्थानों का उल्लेख चौथी अनुसूची में नहीं है। सिर्फ ये जो 233 सदस्य होते हैं जिनका चुनाव 28+2 राज्यों से होता है, इन्हीं 233 सदस्यों का उल्लेख है भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में। ठीक है, अब मेरे ख्याल से चौथी अनुसूची का कॉन्सेप्ट आपका क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अब जरा आप दिमाग लगाइएगा। यहाँ से एक चीज बताओ आप लोग, अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि किसी भारत में कोई राज्य है जो घटक राज्य है, कैसा राज्य है, घटक राज्य है, अगर किसी राज्य की स्थापना की जा रही है, भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थापना की जा रही है, अथवा क्या किया जा रहा है, विघटन किया जा रहा है, अथवा क्या किया जा रहा है, किसी संघ शासित प्रदेश, केंद्र शासित अथवा किसी केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की जा रही है, अथवा क्या किया जा रहा है भैया, विघटन किया जा रहा है। ठीक है, तो इन सब चीजों का प्रभाव भारतीय संविधान की किस अनुसूची पर पड़ेगी? तो सब लोग इसका आंसर बोलोगे पहली अनुसूची पर पड़ेगी, क्योंकि अब मैंने आपको इसको पढ़ा दिया है। अगर ध्यान सुनिएगा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है, इसको समझिएगा ध्यान से। मैंने क्या बताया था अभी पहली अनुसूची में, आपको यह बताया था कि अगर भारतीय संघ में यानी भारतीय राज्य क्षेत्र में किसी नए राज्य की स्थापना की जा रही है या पुराने राज्य को समाप्त किया जा रहा है, विघटित किया जा रहा है, तो उसका प्रभाव किस अनुसूची पे पड़ेगा? तो अभी आपने पढ़ा था पहली अनुसूची पे पड़ेगा, बिल्कुल सही है। उसी तरह से अगर केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की जा रही है नए, और केंद्र शासित प्रदेशों का अथवा विघटन किया जा रहा है, तो उसका प्रभाव किस अनुसूची पे पड़ेगा? इस प्रश्न का भी सही आंसर है पहली अनुसूची पे पड़ेगा। क्या इन सब चीजों का प्रभाव सिर्फ पहली अनुसूची पर पड़ेगा कि और कहीं नहीं पड़ेगा? तो इन सब चीजों का प्रभाव पहली अनुसूची के पर तो पड़ेगा, पहली अनुसूची पर पड़ेगा, इसके अलावा इन सब चीजों का प्रभाव चौथी अनुसूची पर भी पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, यह बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। मतलब भारतीय राज्य क्षेत्र में, भारतीय संघ क्षेत्र में अगर किसी नए राज्य की स्थापना की जा रही है, अथवा विघटन किया जा रहा है, अथवा किसी केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की जा रही है, अथवा विघटन किया जा रहा है, इन सब चीजों का प्रभाव दो अनुसूचियों पर पड़ता है। एक तो पहली अनुसूची पर पड़ेगा, और क्यों पड़ेगा मैंने पहली अनुसूची में बात कर ली थी, और कहां पड़ेगा? चौथी अनुसूची में पड़ेगा। अब कैसे पड़ेगा मैं आपको बता रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। कैसे पड़ेगा? चौथी अनुसूची पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। कैसे पड़ेगा मैं उसी के बारे में बात कर ले रहा हूं, इधर ध्यान से सुनिएगा, सारे नोट्स आप बनाते रहिएगा। कैसे पड़ेगा? जैसे मान लो अपना प्रदेश है उत्तर प्रदेश। कौन सा प्रदेश है? उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश में आपको पता होगा इस समय राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? उत्तर प्रदेश में इस समय राज्यसभा की सीटें हैं 31। कितनी सीटें हैं? 31 आउट ऑफ 45। कितनी सीटें हैं राज्यसभा की उत्तर प्रदेश में? 31 सीटें। मान लो अब उत्तर प्रदेश का हमने क्या कर दिया? विघटन कर दिया, और उत्तर प्रदेश से काट करके एक नया राज्य बना लिया। मान लो जो पूर्वांचल है या अवध है या जो पश्चिम उत्तर प्रदेश है, इसको एक राज्य के रूप में दर्जा दे दिया गया और उत्तर प्रदेश से काट दिया गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश से इनको हटा दिया गया। उत्तर प्रदेश से तो हटाया गया ना, और एक नए राज्य का गठन किया जा रहा है। कौन से राज्य का गठन किया जा रहा है? पूर्वांचल राज्य का मान लीजिए गठन किया जा रहा है एज एग्जाम्पल। ठीक है, तो पूर्वांचल राज्य का गठन किया जा रहा है। अब आप सबको यह पता है कि उत्तर प्रदेश में 31 राज्यसभा की सीटें हैं, और जब उसी उत्तर प्रदेश में नए राज्य का गठन कर दिया जाएगा, यानी पूर्वांचल राज्य का गठन कर दिया जाएगा, तो जाहिर सी बात है राज्यसभा की सीटें क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी, क्योंकि कुछ क्षेत्र इसमें आ जाएगा पूर्वांचल में। तो ये लीगल सी बात है कि जब उत्तर प्रदेश राज्य का विघटन किया जाएगा, नए राज्य का, उसमें पूर्वांचल का गठन किया जाएगा, तो 31 जो राज्यसभा की सीटें हैं उस क्या हो जाएगी? 31 में से कम हो जाएंगी। तो कुछ पूर्वांचल में बढ़ जाएगी, मान लो 4 बढ़ गई, 5 बढ़ गई या 6 बढ़ गई, जो भी बढ़ गए व्हाटएवर। ठीक है, दैट इज नॉट मैटर। ठीक है, तो भैया देखो अब आप क्या कह रहे थे, तो राज्यसभा में सीटों का निर्धारण होता है ना चौथी अनुसूची में। अब बताओ, तो जब नए राज्य का गठन हो जा रहा है तो राज्यसभा में सीटों का क्या किया जा रहा है? फिर से निर्धारण किया जा रहा है। तो राज्यसभा में सीटों का निर्धारण का उल्लेख चौथी अनुसूची में, और जब राज्यसभा में सीटों का फिर से निर्धारण किया जाएगा, यानी नए राज्य की स्थापना की जा रही है या पुराने राज्यों का विघटन किया जा रहा है या केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की जा रही है या विघटन किया जा रहा है, तो इन सब चीजों का प्रभाव पहली अनुसूची पर तो पड़ेगा, साथ साथ में चौथी अनुसूची पर भी पड़ेगा। ये क्वेश्चन भी याद करके रखेंगे, बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं
अब बात करते हैं भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची की। 5वीं अनुसूची के बारे में बात करेंगे, भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के बारे में बात करेंगे। 5th शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किसी ने आपसे पूछा कि भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची में किस चीज का उल्लेख है, तो आप क्या बताओगे? तो आप बताओगे 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों के, अच्छा, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण का उल्लेख है। प्रशासन एवं नियंत्रण का उल्लेख है भारतीय संविधान के 5वीं अनुसूची में। क्या बताएंगे भैया? 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण का उल्लेख है। इतना पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे ना कई लोग तो ऐसे बताते हैं कि 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण का उल्लेख है। अगर ऐसा आप बता रहे हो तो आप गलत बता रहे हो। आज से आप ऐसे याद करेंगे कि 5वीं अनुसूची में भैया अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण का उल्लेख है। ठीक है, इतना याद करेंगे। अब यहाँ से आप एक प्रश्न बना सकते हो सर कि ये अनुसूचित क्षेत्र होता क्या है, ये शेड्यूल्स एरिया होता क्या है, आप ये पूछ सकते हो। तो अनुसूचित क्षेत्र के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ 1 मिनट के अंदर में। आप क्या बताएंगे? आपको पता होगा जब भारत का संविधान लागू नहीं हुआ था तो अनुसूचित जनजाति के लोगों को आदिवासी कहकर बुलाया जाता था। क्या भैया? आदिवासी कहकर बुलाया जाता था। तो आदिवासी थोड़ा सा आर्ट शब्द था। तो जब भारत का संविधान बनाया गया तो उस संविधान में भारत के संविधान निर्माताओं ने आदिवासी शब्द के स्थान पर कौन सा शब्द का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया? तो आदिवासी शब्द के स्थान पर अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग करना शुरू कर दिया। ये आप कॉन्सेप्ट पहले याद करके रखेंगे। तो जो आदिवासी थे, आदिवासी भाई थे, उन्हीं को क्या बोला जाता था? उन्हीं को अनुसूचित जनजाति बोला जाता था। अब आपको पता होगा कि अनुसूचित जनजाति यानी आदिवासी जो लोग होते हैं, इनका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास समाज की मुख्य धारा में जो जुड़े लोग हैं उनसे थोड़ा सा कम हुआ है। इनका रहन सहन, इनका कल्चर, इनकी संस्कृति, इनके ट्रेडिशन, इनके शादी करने के तरीके, इनके संपत्ति के बंटवारे के तरीके भारत में जो मुख्य धारा के लोग हैं उनसे भिन्न है, उनसे अलग है। उनसे क्या है? अलग है। तो जब भारत के संविधान निर्माताओं ने जब ये 5वीं अनुसूची बना रहे थे तो वहां पर इन्होंने अनुसूचित जनजाति कल्याण का बहुत ख्याल रखा। अनुसूचित जनजाति के लोगों ने आदिवासी लोगों ने संविधान निर्माताओं के सामने ये मांग रखी कि अगर आप हमको हमारे क्षेत्रों के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन नहीं करेंगे तो हम सबके समान हो जाएंगे। क्योंकि हमारा सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक विकास उतना नहीं हुआ है, इसलिए हमारे लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन करिए। उसके बाद भारतीय संविधान के निर्माताओं ने उनकी मांग को स्वीकार कर ली और क्या कहा कि जिस क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या ज्यादा रहेगी, जिस राज्य में अनुसूचित जनजाति यानी आदिवासी लोगों की संख्या ज्यादा रहेगी, उस क्षेत्र को हम बोलेंगे क्या? आदिवासी अनुसूचित क्षेत्र। क्या बोलेंगे भैया? अनुसूचित क्षेत्र। और फिर संविधान निर्माताओं ने कहा कि उस अनुसूचित क्षेत्र के लिए हम स्पेशल प्रोविजन करेंगे। अनुसूचित क्षेत्र का जो प्रशासन होगा, जो नियंत्रण होगा, उनका कुछ अलग तरीका होगा और उन्हीं सब चीजों का उल्लेख है भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची में। तो अगर कभी पेपर में पूछे 5वीं अनुसूची में किस चीज का उल्लेख है ना, तो आप ऐसा ना बताना कि 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण का उल्लेख है। ऐसा अगर आप बताओगे तो सीधे सीधे क्या बता रहे हो? आप गलत बता रहे हो। तब क्या बताएंगे? तो इसमें आप ये बताएंगे कि 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र यानी शेड्यूल्स एरिया, अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन एवं नियंत्रण का उल्लेख है। ये एग्जैक्टली करेक्ट होता है 5वीं अनुसूची के संबंध में। ये 5वीं अनुसूची थी, ठीक है। अब इसी से रिलेट करती हुई 6ठी अनुसूची है। तुरंत यहीं पे बात कर लेते हैं, 6ठी अनुसूची को भी एक साथ में बात कर लेते हैं और आज का आखिरी अनुसूची है। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ाएंगे। अब यहीं पे बात कर लेता हूँ 6ठी अनुसूची पे, ध्यान से सुनिएगा। यहीं पे बात कर लेता हूँ 6ठी अनुसूची। तो 6ठी अनुसूची में किस चीज का उल्लेख है? इसमें आप याद करेंगे 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम एवं त्रिपुरा,
इसको ट्रिक से याद करेंगे। चौथी छठी अनुसूची में किन किन राज्यों का उल्लेख है तब बताएंगे। ए एम टी, ए से असम, एम से मिजोरम, एम से मेघालय और टी से त्रिपुरा। तो पेपर में कैसे प्रश्न पूछेगा, छठी अनुसूची में किस चीज का उल्लेख है, तो आप बताना छठी अनुसूची में असम, मेघालय, मिजोरम एवं त्रिपुरा के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण का उल्लेख है। प्रशासन एवं नियंत्रण का उल्लेख है। ये आप ऐसे याद करेंगे छठी अनुसूची के संबंध में का उल्लेख है। ठीक है, तो अब आप यहां से एक प्रश्न बना सकते हैं। आप पूछोगे सर अगर पांचवी अनुसूची में संपूर्ण भारत के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख कर दिया गया है, तो फिर ये 4 राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में स्पेशल प्रोविजन करने की क्या जरूरत है छठी अनुसूची में। ये प्रश्न एक लीगल प्रश्न है ना, पूछ सकते हो, ऐसा प्रश्न बन सकता है। तो आप क्या बताएंगे, आप देखो मैंने क्या बताया कि असम में, मेघालय में, मिजोरम में और त्रिपुरा में जो एसटीज की संख्या है, शेड्यूल्ड ट्राइब की संख्या है, जो अनुसूचित जनजाति यानी आदिवासी लोग भाइयों की संख्या है, वो आम लोगों की संख्या से अधिक है। आम लोगों की संख्या से अधिक है। संख्या से क्या है, अधिक है या समान है। संख्या से अधिक है या समान है। अधिक है या क्या है, एक समान है या उनके बराबर है। ठीक है, मतलब यहाँ पर अनुसूचित जनजातियों की संख्या आम लोगों की तुलना में, जो और एससी के लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं, जनरल के लोग हैं, उनके क्या है, या तो उनके बराबर है या उनके समान है, या अगर थोड़ा सा कम भी होता तो बहुत कम होगा। तो ये क्या कहा गया कि इन 4 राज्यों में यानी असम में, मेघालय में, मिजोरम में और त्रिपुरा में जो एसटीज की संख्या है, अनुसूचित जनजाति यानी आदिवासी भाइयों की जो संख्या है, वो मेन स्ट्रीम के जो लोग हैं, जो आम लोग हैं, उनकी संख्या से या तो अधिक है या तो उनके एक समान है। इसीलिए यहाँ के जनजातियों के लिए एक अलग से शेड्यूल बना दिया गया। उनके क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए एक अलग से शेड्यूल बना दिया गया, और वो शेड्यूल कौन सी है, छठी शेड्यूल से, छठी अनुसूची में। तो पेपर में पूछेगा छठी अनुसूची में असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण का उल्लेख है। बाकी और जो राज्य बच रहे हैं भारत में, ये 4 राज्यों को छोड़ करके जो और राज्य बच रहे हैं, उन राज्यों में जो अनुसूचित क्षेत्र है, उनके जो प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख है, उन चीजों का उल्लेख है भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची में। और इन जो और राज्य बच रहे हैं 4 राज्यों के अलावा, उन राज्यों में जो एसटी की संख्या है वो मेन स्ट्रीम के लोगों से बहुत कम है, इसीलिए उनका उल्लेख, संपूर्ण भारत के अनुसूचित जनजातियों का उल्लेख 5वीं अनुसूची में कर दिया गया, उनके क्षेत्रों का उल्लेख। बाकी जो 4 राज्य बच रहे हैं जहां पे ज्यादा एसटी की संख्या है, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा,